वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स के निज़ाम पर। कितने फ़ाइलर्स, कितने नॉन फ़ाइलर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ऑब्वियसली हमारा टैक्स का निज़ाम को इतना मौसर तो है नहीं। सो मज़ीद किन किन रीफॉर्म्स की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जा सकता है। डिस्कशन के लिए हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं टैक्स कंसल्टेंट हमीदुल्लाह खान साहब। हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में अभी इस वक्त टैक्स का निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो एग्जैक्टली में है क्या, और फिर कितने फाइलर्स हैं, कितने नॉन फाइलर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। इस वक्त तकरीबन जो एंटीएन इशू हुए हैं दैट इज़ अराउंड 8 मिलियन, जिसमें से तकरीबन जो आज लिस्ट अपडेट हुई है उसके हिसाब से कोई 4.2 मिलियन जो है ना एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। एक्टिव टैक्स पेयर का मतलब ये होता है कि जो अपनी रिटर्न हर साल जमा कराता है वो एक्टिव टैक्स पेयर होता है। अगर आप 2 साल रिटर्न नहीं जमा कराते तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो टोटल इस वक्त तकरीबन 8 मिलियन के करीब एन होल्डर्स हैं, जिसमें से 4.2 मिलियन जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर हमारी हैं। आबादी है 24 करोड़, कोई यस, 15-16 लाख जो अभी नई बिल्कुल मरदमशुमारी हुई है बिल्कुल। नई सेंसस के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 8 मिलियन यानी कि 80 लाख हमारे पास सिर्फ फाइलर्स हैं। फाइलर्स नहीं है जिन्होंने एन बनाया हुआ है, फाइलर एनटीएन। सिर्फ 4.2 मिलियन है, 42 लाख के करीब, अच्छा, जो इसमें जो से अपनी मतलब रिटर्न टैक्स जमा देते करा हैं। रहे हैं या टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी रिटर्न तो जमा अगर करा मैं रहे हैं। अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हूँ तो मुझे तो अपने आप को बड़ा मतलब प्राउड से बताना चाहिए कि भाई मैं अपने बिल्कुल, रिटर्न्स डेफिनेटली, फाइल बिल्कुल। करती हूँ। क्योंकि मैं हैरान हो गई हूँ कि 24 करोड़ में से 24.25 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 8 मिलियन आपके यहाँ पर एनटीएन होल्डर्स हैं, और उसमें से भी सिर्फ 40-42 जो लाख लोग हैं वो अपने टैक्स जो हैं वो जमा जी, करवाते हैं, रिटर्न्स जमा हाँ करवाते जी, हैं बिल्कुल बेसिकली। इसी की यही वजह है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो ऑलमोस्ट जो है ना हर साल 10% से नीचे है। इस जो हमारा ये है एशियन पैसिफिक रीजन है, इसमें जो एवरेज जो है टैक्स टू जीडीपी वो 19% से ज़्यादा है। सिर्फ हम हैं जो 10% से नीचे जो है ना इस वक्त बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से सारे अच्छा, इश्यूज सबसे हैं। पहला सवाल तो ये कि यानी इतनी कम तादाद में लोग जो हैं वो अपने रिटर्न्स हर साल फाइल करवाते हैं, ये कौन से लोग हैं? क्या ये वो लोग हैं जिनके सोर्स से ही इनकम से टैक्स डिडक्ट हो जाता है? ये कौन लोग हैं जो फिर इतने शौक से आके करवा रहे हैं? वो क्यों नहीं शामिल हो जाते ऐसे लोगों में जो कि टैक्स नहीं फाइल करवा रहे हैं, उन्हें कोई पूछ भी नहीं रहा? इसमें सबसे जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, ये 4.2 भी जो है इसमें ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन के करीब सैलरीड क्लास है, जो जिनका टैक्स विदहोल्ड होना ही होना है। आपका एम्प्लॉयर है, आपका टैक्स काट लिया, आपने रिटर्न जमा करा दी। 3 मिलियन के करीब वो लोग हैं जो सिर्फ रिटर्न जमा कराई, उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया, बल्कि उल्टा उन्होंने बेनिफिट ले लिया कि गाड़ी ले रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर रिड्यूस टैक्स में आ गए सिर्फ। तो ये लास्ट भी हमारी अभी एक बहुत सीनियर ऑफिशियल से मीटिंग थी, तो उनको भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई एटीएल लिस्ट में आ रहा है तो उससे कम से कम कोई ना चीज़ तो ले हम्म। फ्री में, बल्कि आप वो बेनिफिट लेके चला जाता है। हम्म। उसने प्लाट लिया, 4 लाख टैक्स देना था नॉन एटीएल की वजह से, उसने 2 लाख में अपना काम कर लिया, सिर्फ एक कागज़ जमा करा दिया। तो इसके ऊपर भी यानी होना लेकिन चाहिए। अगेन मैं सिर्फ अपना सवाल रिपीट करना चाहूँगी, ये कौन लोग हैं? ज़्यादा तो इसमें सैलरीड क्लास है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो हैं, और जो एसएमई सेक्टर है उसमें से बिल्कुल थोड़े से लोग हैं। इवन जो हमारा एसएमई है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज वाली जो इंडस्ट्री है, वो तकरीबन 5.2 मिलियन लोग हैं, 52 लाख लोग हैं। अगर सिर्फ वही कराते तो हमारा जो है अभी हम 42 लाख पे बैठे हैं। तो ये मीन्स कि वो लोग भी रिटर्न नहीं जमा करा रहे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मतलब मैं आपसे एक और ये भी चीज़ जानना चाहूँगी। आपने कहा कि जो अपने रिटर्न्स फाइल करवाते हैं, जो फाइलर्स हैं वो तो बेनिफिट इन एनी फॉर्म ले लेते हैं। जो नॉन फाइलर्स हैं वो किस तरह से, यानी फिर वो कोई बेनिफिट नहीं होता, या उनके पास भी एक्स वाई जी कोई दूसरे किस्म के रूट्स होते हैं जहाँ से वो भी बेनिफिट ले लेते हैं? उनके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनको नोटिस नहीं आता, उनका ऑडिट नहीं होता, उनको कोई पूछता नहीं है। वो एक ही दफ़ा उन्होंने 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया, 200 से 250%, बस उसके बाद उसको पूछने वाला है जिसने रिटर्न जमा कर दी। यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, जो एग्जिस्टिंग यानी नेट में आ गया उसके ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, उसी से ही पूछा जाएगा, उसको ही नोटिस जाएगा, उसका ही ऑडिट होगा। जो नेट से बाहर है उसे कोई भी नहीं पूछता, वो इंजॉय कर रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स देता है, उसके बाद इंजॉय करता है। लेकिन देखिए, ये तो हमारा ये है ना कि हमारे इनकम से या इस तरह से बड़ी कंपनीज में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ से आपके टैक्स की डिडक्शन हो गई।
लेकिन इसके साथ साथ जो हम खाते हैं, जो हम लग्जरी आइटम्स लेते हैं, जो हम बड़े ब्रांड से शॉपिंग करते हैं, एक हमारे वो भी तो टैक्सेस कट रहे हैं, वो किस मद में आते हैं? ज़्यादा जो हमारी यानी यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हर कोई दे रहा है। आप छोटी सी चीज़ भी लेते हैं उस पे सेल टैक्स है आप दे रहे हैं, सर्विस टैक्स है आप दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो मॉनिटरिंग है और उसको इंश्योर करना कि वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जा रहा है नहीं जा रहा है वो बहुत मुश्किल है। उसकी कोई भी चेन नहीं है, उसको जो है ना इंश्योर नहीं किया जा सकता। जब तक डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो उसकी रेशो नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा नहीं होंगे, तब तक जो है ना इकोनॉमी ठीक हो सकती है, ना उसके ऊपर कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन देखें, जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं, और मैं अगर खुद भी किसी ब्रांड से, मैंने कल एक जगह से शॉपिंग की है, सेल लगी हुई थी, वो सेल के साथ मुझे 8,000 टैक्स देना पड़ा। सो अगर मैं इस तरह के इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं और एक बड़े ब्रांड से आपने शॉपिंग किया, सो वो टैक्स आपका कहाँ जाता है? यानी आप कह रहे हैं कि उसको चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है और वो शायद हुकूमती खाते में भी नहीं जाता, तो वो किधर जाता है? क्या ये बड़ी कंपनीज ये आंसरेबल नहीं है? नहीं, इसमें बड़ी कंपनीज तो नहीं, वो तो ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है और वो हमारा फॉर्मल सेक्टर है। जो नॉर्मल बाकी जगहों पे है ना, जिनको रजिस्टर तो नहीं किया हुआ है, लेकिन है कि वो आपसे सेल टैक्स ले लेते हैं और आगे एफबीआर का कोई इस किस्म का या जो हमारे प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनका इतना इक्विप्ड सिस्टम नहीं है। इतना ज़्यादा मसला हमारा क्या है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है वो फील्ड में जाते नहीं है, उनके पास लग्जरी ऑफिसेज हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, तो जब तक वो फील्ड में नहीं जाएंगे किस तरह इंश्योर कर सकते हैं। दूसरा कि हमारा जो आईटी सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग तो है नहीं कि हर चीज़ हो सके। अब ये ट्रेस एंड ट्रैक जो है एक सिस्टम होना था जिसमें एफएमसीजी सेक्टर है, आपके बाकी काफ़ी सेक्टर 6 से 7 सेक्टर, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एफएमसीजी हो गया, इनके अंदर जो है ना ये पीओएस सिस्टम लगने थे, वहाँ पे मॉनिटरिंग होनी थी कि जैसे आपकी जो शुगर है उस फैक्ट्री से अगर बैग निकल रहा है तो कहाँ एंड होता है उस तक मॉनिटरिंग होनी थी, लेकिन वो होता नहीं ना, इम्प्लीमेंट नहीं फिर होता। इसका मतलब है कि हमारे टैक्स के निज़ाम में बहुत ज़्यादा लूप होल्स मौजूद हैं, उनको ठीक किसने करना है? ये मेरे हिसाब से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली में किसकी है? मैं अगर इसको कहूँ तो निज़ाम तो है ही नहीं कोई, ये तो बस चल चलैया है आज तक। यानी उसमें ब्यूरोक्रेसी में जो है ना हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ जो परफॉर्मेंस है वो है ही नहीं। जब तक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होंगे, जब तक कोई चेक बैलेंस नहीं होगा, उनको कोई पूछने वाला हो, ये अभी भी जो टारगेट है ये बिलो पार्ट है। इस वक्त आपके मिनिमम 20 मिलियन जो है ना वो टैक्स पेयर होने चाहिए जो वाकई में टैक्स पे करें, सिर्फ नाम एटीएल में ना हो, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई हुआ नहीं है। बीटीबी एक हमारा सिस्टम है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है वो अब दोबारा एक्टिव करने की कोशिश हो रही है। अब उसमें ये जो कर दिया कि जी 0.6% बैंक ट्रांजैक्शन पे लगा दिया, उससे क्या होगा कि आपकी जो इनफॉर्मल इकानमी है वो बढ़ जाएगी, लोग बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे ही नहीं। ये पहले भी प्रैक्टिस हुई है, हम बार बार ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं और उससे कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब है ना कि हमारे जो अमरा हैं, इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में, वो अपनी कुर्सियों के लिए ज़्यादा, अपनी सियासत के लिए वो ज़्यादा कंसर्न्ड है, बट वो जो इकोनॉमी की बात आती है, अगर आपने मुआशी इस्लाहात करनी है तो उसमें आपने सबसे पहले टैक्स रिफॉर्म्स करनी है, और अगर आप वही नहीं कर रहे तो इसका मतलब है यू आर वेरी मच नॉन सीरियस। और इतनी हुकूमतें आई, मतलब दो बड़ी पार्टियां जिनके ज़्यादा स्टेक्स हैं, एक आती है एक जाती है, एक आती है एक जाती है, बट उन्होंने आज तक फिर मेरा नहीं ख्याल टैक्स को लेकर कुछ किया हो। अगर किया होता तो फिर आज हम ये बैठ के इस तरह से डिस्कस ना कर रहे होते। अगर इस वक्त जितने भी चेयरमैन एफबीआर गए हैं उनमें से किसी ने भी इतनी करेज नहीं की कि वो इसके ऊपर बात करते। शबर जैदी वाहिद बंदा है जिसने खुल के इसके ऊपर बात की कि क्या इश्यूज़ हैं, कि कोई भी चीज़ उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाके ना स्टेप उठाने की कोशिश की थी। तो उसने लाइव प्रोग्राम में बताया किसी चैनल के ऊपर कि किस तरह उसको किस सेक्टर को किया है, तो कोई सेनेटर्स आ गए, फलाने सेक्टर पे हाथ डालने की कोशिश की तो एमएनएज आ गए, किसी और के ऊपर किया है तो जी शटर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसके पास स्ट्रीट पावर है उसके ऊपर आप टैक्सेस नहीं कर सकते। अब इस वक्त सैलरीड क्लास रो रही है, तकरीबन 250 बिलियन वो टैक्स दे रहे हैं। एक्सपोर्टर आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर वो 3 बिलियन नहीं दे रहा है। लेकिन देखिए, एक्सपोर्ट सेक्टर तो ये कहता है ना कि हम एक्सपोर्ट्स बाहर भेजते हैं, हमारा मईशत में बड़ा किरदार है पाकिस्तान को या मुल्क को मजबूत बनाने में। सो ये एक्सपोर्टर्स को इससे क्यों इस्तिस्ना है? एक ये, और फिर ये जो हमारे ट्रेडर्स हैं ये भी तो नहीं ना उस तरह से टैक्स देते, इसको भी एक्सप्लेन करें कि ये कहाँ कहाँ पर टैक्स देते हैं। एक और ये जो एक तो एक्सपोर्टर्स हैं, एक ट्रेडर्स, वो कहते हैं कि हमारा पास जो खाम माल आता है या हम जो बाहर से हम अपने सोर्स पर कस्टम्स वालों को ड्यूटी या इस तरह से दे देते हैं। ज़रा दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, जब आप
इंपोर्ट लेवल पे दे रहे हैं ना, वो तो आपने वापस क्लेम कर लेना है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है ना, जो आपने इंपोर्ट पे दे दिया वो आपने क्लेम कर लिया। जब आप उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं तो जितनी वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं। जितना आपने वहाँ दिया वो तो ऑलरेडी आपने क्लेम कर लेना है, जो आगे जा रहा है उससे लेके आपने गवर्नमेंट को जमा कराना है। उसमें सिर्फ जो इनकम टैक्स है वो एक एडिशनल चीज़ है जिससे हर कोई भागता है। हमारी तो अभी लास्टली जो है ना, इतना बड़ा जो है स्कैंडल और फ्रॉड जो है ना वो पकड़ा गया है कि जो सोलर के पैनल आए हैं उसके ऊपर कोई 8,000 लोगों ने 55 बिलियन रुपीस का जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। यहाँ सही। पे तो यानी जिस चीज़ के ऊपर वो आप करेंगे तो आपके पास आप हमारे मुल्क में अस्पतालों को डिस्कस कर लें, सरकारी, आप एनीथिंग। यहाँ पर एजुकेशन को डिस्कस कर लें, आप यहाँ पर फाइनेंस के डिपार्टमेंट को डिस्कस कर लें, आप टैक्स को डिस्कस कर लें, आप कुछ भी कर लें ना, वहाँ पर आपके यहाँ पर आटा स्कीम आती है, कुछ भी ऐसे करके आता है ना, उसमें भी आपको करप्शन नज़र आती है। और फिर अगर सेहत कार्ड जैसी अगर हम सहूलतों की बात करें जिससे ऑब्वियसली गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, बजाय इसके कि आप अपने लूप होल्स को आइडेंटिफाई करें, उन चीज़ों को ठीक करें, आप क्या करते हैं, उस सहूलत को बंद कर देते हैं। उस प्रोग्राम को रीडिफाइन करने की बजाय, उसमें चेंजेस लाने की बजाय आप उन चीज़ों को मजीद वो कहते हैं या तो बंद कर दिया जाए या जैसे चल रही हैं चलते जीता है। तो यहाँ पर टैक्स तो मेरे ख्याल में आप जिस चीज़ को भी डिस्कस करने बैठेंगे आपको वो पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो ख़राब ही मिलेगा। अच्छा, मैं ये बिज़नेस कम्युनिटी की, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से बहुत लोग आते हैं, मैं आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए जानना चाह रही हूँ कि ये लोग जब बिज़नेस करते हैं और बाहर चीज़ें भेजते हैं, सो ये क्या उसमें टैक्स देते हैं जब कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बिजनेस कम्युनिटी कितना टैक्स दे रही है, किस तरह से टैक्स दे रही है? इसमें जो एक्सपोर्टर है ना उनका भी तकरीबन कोई 2 बिलियन के करीब है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसका पूरा वो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोवेंशल मैटर है। अब वो पंजाब एग्री वाइज अगर देखा जाए सबसे बड़ा सूबा है, तो चारों सूबों का तकरीबन 1 बिलियन जो है ना टैक्स हुआ है। तो आप किस तरह यानी ज़राअत उसको से वाबस्ता लोग जो हैं वो क्यों नहीं टैक्स देते? क्योंकि वो कहते हैं उसमें कि ज़राअत का हमारी मईशत में बड़ा किरदार है, सिर्फ इसलिए। वो तकरीबन 22% आपके जीडीपी का है एग्रीकल्चर, और टैक्स वो 1 बिलियन देते हैं, तो कैसे यानी लेकिन आप चलेगा? ये देखें कि ज़राअत में जितनी सब्सिडीज़ या जितने बेनिफिट्स हैं, ये उतना रिटर्न नहीं है पाकिस्तान के लिए। अब उनमें देख लेना, जो लोग आगे बैठे हुए हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं, वही उस सेक्टर से हैं। आपके असेंबली में कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे जो है ना बिल्कुल, जो फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं, हाँ। जागीरदार हैं, या वो लोग हैं जो उनके, ये सारा इतना बड़े माफियाज हैं इस मुल्क में। अब एक यानी लास्ट गवर्नमेंट की 2-3 चीज़ें जो अच्छी थी, सेहत कार्ड था, दूसरा कि सबसे बड़ा वो जो चीज़ें करने जा रहे थे कि चीज़ों को डिजिटल करना। जब आप हर चीज़ ह्यूमन इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जब मैं बिल्कुल, आपके पास आ ही नहीं रहा तो आपके लिए उस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल है। इस वक्त इन्होंने अब क्या यहाँ पे हो रहा है कि इस बजट में अनाउंस कर दिया कि जो 7E एक टैक्स लगाया हुआ है डीम्ड इनकम का, कि जी उसके ऊपर जो है ना आप फॉर्म लेंगे। अब उसके प्रोसीजर नहीं बताया। सही। 30 जून को 1 जुलाई को एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, 21 जुलाई को उसका प्रोसीजर आ रहा है कि जी आपने फॉर्म इस तरह लेना है, ये करना है, वो करना है। फिर हमने उन्हें कहा कि जब एक ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है, आप लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हैं कि जी वो कमिश्नर के पास जाए, आप उसी सिस्टम से उसको क्यों नहीं करते? इधर जो रजिस्ट्री करने वाली अथॉरिटी है वो भी कंप्यूटराइज है, जो आईआरएस है वो भी कंप्यूटराइज है, वहाँ से ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए। रजिस्ट्री करने वाला बंदा देखे, अगर एक बंदे ने 7E नहीं पे किया हुआ तो वो उसी वक्त उसको चलान बना के दे, वो पे कर दे। आप क्यों लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हैं कि वो एक फॉर्म भरे फिर ब्यूरोक्रेसी के पास जाए, जब आपको पता है कि हमारे फील्ड ब्यूरोक्रेसी किस किस्म का उनका एटीट्यूड है कि उनके पास कोई नहीं आना चाहता, और फिर वहाँ पे वैसे किक आपको बैक्स कोई होते हैं। होप नजर आती है? वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ होप या होप लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो डू यू सी एनी लाइट? होप तब आएगी जब मैं आप हम जैसे जो मासेज हैं ना, जो इस वक्त लोग हैं ना, दे आर नॉट मोर देन 3 to 4%, वी आर 96%। जिस दिन हम ख्वाब गफलत से उठेंगे और हम नेशनलिस्ट हो जाएंगे, बजाय पर्सनैलिटीज़ को और लोगों को फॉलो करने के, उनके ताबेदारी करने के, जब हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे ना, तो उस दिन पाकिस्तान आगे वैसे जाएगा। कहने को तो सब यही कहते हैं, वी स्टैंड विद पाकिस्तान। हमारे नो नो बहुत नो, बड़े नो बड़े इदारों के वन लोग कहते हैं कि जी फ्रॉम हम मुल्की मुफाद में ये करते हैं, नो स्टेट नो इंटरेस्ट नो, आ जाता है हमारा। फ्रॉम बेगर टू प्राइम मिनिस्टर, नो वन इज स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, एवरीवन इज स्टैंडिंग विद देयर बेनिफिट्स, देयर अच्छा नॉनसेंस। चलें, अब मौसर निज़ाम की हम बात करते हैं, मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की, सिस्टम को बेहतर करने की बात करते हैं। व्हाट आर सम स्टेप्स जो अभी आपके माइंड में राइट नाउ हैं, जो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से शेयर करना चाहें,
जो हमारे निज़ाम को मजबूत करें, टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? क्विकली बताइएगा बिकॉज हमारे पास वक्त की किल्लत है। इसमें सबसे जो बड़ी जो हर्डल है ना वो एफबीआर का सिस्टम है, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग जो है ना वार फुटिंग पे होनी चाहिए। दूसरा है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट ना करें, किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री का जो सिस्टम चल रहा है उसको हम कॉपी करें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंट करें। उसमें बेनिफिट जो लूप होल हम जानबूझ के छोड़ रहे होते हैं अशराफिया को नवाजने के लिए, वो चीज़ें ख़त्म करें। आप कोई भी सिस्टम उठा लें, अपने तजर्बे क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम कैपेबल नहीं है, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम वो तजर्बे बार बार वही कर रहे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो हमें बेहतर ये है कि जी सिंगापुर है, आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ है, आपके पास अमेरिका है, किसी का भी टैक्स सिस्टम जो है उसको उठा लें और उसको आप इम्प्लीमेंट कर लें। विद इन 3 to 4 ईयर्स उसको इम्प्लीमेंट करें। और जो डिपेंडेंसी है लोगों की, अब ये देखें ना, इतनी आईटी में जो है ना इनोवेशन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। डाटा जो एनालिसिस हैं वो कहीं से भी आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे 5 साल से लगे हुए हैं कि जी हमारे पास 14 to 20 मिलियन लोगों का डाटा है, लेकिन हम उसके ऊपर और कर मुझे कुछ ये नहीं नहीं रहे। समझ आ रही कि इस दफ़ा का जो बजट था और उसमें 900 अरब तकरीबन कितने टैक्सेस, 9,600 के करीब है। ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल। 9,600 के करीब जो टैक्स रखा गया है, कितना टैक्स आपने वसूल करना है? बाय द वे ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस की अब वो बात है। सारे हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं ये टारगेट जो है कैसे इस तरह से अचीव होगा। पहले आपका 6,000 अरब कुछ था, वो भी आपने तब अचीव नहीं किया था, और अब आपने जब 9,000 अरब और ऊपर जो थोड़े से पैसे हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई रोड मैप है नहीं। जब हम इस तरह से सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं तो समझ से बाहर होता है कि आपने अपना टैक्स नेट किस तरह से इम्प्रूव करना है। बट आपकी जानिब से जो सजेशन आई है कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री का आप मॉडल उठा लें और उसके बाद आप चंद एक साल उसको फॉलो करें, प्लस तमाम जो काम है वो आप डिजिटाइज कर दें, ताकि ये जितना कम ह्यूमन इंटरैक्शन होगा उससे वो सिफारिशी कल्चर भी कम होगा और अल्टीमेटली जो हमारा टैक्स का निज़ाम है वो अब मौसर होगा। तो ये तमाम चीज़ें करने की बहुत अशद ज़रूरत है और ये ज़रूरत का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। यस प्लीज़। इस पे यानी वो Quickly, please, sir. टैक्स के रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हमारा बिग अनफॉर्चुनेट ये देखें कि इस वक्त 30 जून पे हमारे कोई ऑलमोस्ट 4 बिलियन के रिजर्व थे। हम आगे कह रहे हैं कि जी 30 जून 2024 को 10 अरब हो जाएंगे। अब उसकी मैकेनिज़्म क्या किया हुआ है कि जी हमने 25 बिलियन डॉलर का लोन पे करना है इस साल और 31 बिलियन ले रहे हैं लोगों से, तो 6 अरब जो एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं उससे हम अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। तो मुल्क कैसे चलेगा? आपकी एक वो टोटल अलग बात इंपोर्ट है ना बेस कि फिर हमें इकोनॉमी अपने है। कशकोल फैलाने पड़ते हैं, दोस्त नहीं, ममालिक के आपकी हाथों IMF के पास जाना पड़ता है। इंपोर्ट बेस इकोनॉमी है। आपकी मिनिमम हर जो महीने की इंपोर्ट है वो तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की है। आपके पास तो एक महीने के डॉलर के पैसे नहीं होते इंपोर्ट के। इस वक्त आप देख लें आपकी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई बिल्कुल है। ये तमाम चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच हमीदुल्लाह खान साहब, टैक्स कंसल्टेंट, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज़ अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के